नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष का पलटवार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल से आरोपों के मांगे सबूत। कहा, झूठ बोलकर तुरंत सदन छोड़ना नेता प्रतिपक्ष की बुरी आदत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को बताया गैर जिम्मेदार। कहा, बेवजह के आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष की आदत। विदेश में जाकर भारत को बताया था जज इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बजट में रोजगार, बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण, किसानों और युवाओं पर फोकस। मुंबई नगर निगम में बना भाजपा का महापौर। निर्विरोध चुनी गई रितु तावड़े। शिवसेना के संजय घाड़ी बने उप महापौर। ठाकरे परिवार का सबसे धनी नगर निकाय पर 25 वर्षों का वर्चस्व हुआ खत्म। और T20 वर्ल्ड कप में एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने सुपर ओवर में अफगानिस्तान को दी मात। आयरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जारी। वहीं आज शाम को इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच होगी भिड़ंत। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर सवाल उठाए, जिस पर सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी का कड़ा विरोध किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बिना प्रमाण के प्रधानमंत्री का नाम लेकर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है। आई वुड अर्ज ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, ऑल द पॉइंट्स ही हैज मेड have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदन के नियम के तहत किसी सदस्य पर गंभीर आरोप लगाने से पहले नोटिस देना अनिवार्य है और आरोप साबित करने होते हैं। सत्ता पक्ष ने लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी को सदन में अपनी बातों को साबित करने की मांग की है। राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी बहुत सीरियस किस्म का आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप पहले नोटिस मोशन देना होता है, और नहीं तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो आरोप है, उस पे जो कागज़ है या जो मटेरियल है उसमें ऑथेंटिकेशन करके आप प्रस्तावित करना होता है। बिना एलिगेशन को आप सब ये बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहाँ में नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया और पूछा कि वो किस आधार पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेचा है। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि आज तक भारत को बेचने या खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है।
वो आराम से राहुल गांधी बोल दिया कि भारत को बेच दिया और कोई भारत को खरीद लिया। ये भारत को कोई सोच भी नहीं सकता है खरीदने बेचने का। इसलिए मैंने कहा कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को खरीद सकता है, बेच सकता है। और बार बार मोदी जी को सरेंडर किया बोलता है। अरे 2014 से पहले भारत 11वें स्थान में है। लोगों के सामने में जाके हाथ फैलाते थे और लोग कहते थे कि भारत तो फ्रेजाइल 5 है, इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, टूटने वाले हैं, भारत को कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। अब हम टॉप 4 में आ गए हैं, टॉप 3 में होने वाले हैं। इतना 11 साल में इतना बड़ा छलांग लगाया तो कौन किया? मोदी जी ही तो किया है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, विपक्ष देश की तरक्की से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाले लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने सवाल खड़ा किया, राहुल गांधी को सभी चीजों से नफरत क्यों है? सर, हार की नफरत इतनी हो गई है कि सदन के नियमों से नफरत है, स्पीकर से नफरत है, संवैधानिक संस्थाओं से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री से नफरत है और अब तो भारत से नफरत शुरू हो गई है इनको। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बजट के अलावा राहुल गांधी ने लोकसभा में सब कुछ बोलने की कोशिश की है। आसन ने जब राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने की बात कही तो वो दाएं बाएं देख रहे थे। प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं वो कहीं से भी विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। ये ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, ये बोलने से ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो जो सदन के सदस्य है उनको नोटिस देना पड़ता है। अगर वो सदन के सदस्य नहीं है तो ऐसे एलिगेशन, वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा सकते। फिर भी बोलने के बाद ऑथेंटिक करो बोले तो मैं ऑथेंटिक करता हूं बोले तो ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। ऑथेंटिकेशन के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, संबंधित जो विषय है वो विषय का रिकॉर्ड्स है, एविडेंसेस है, वो सब रखना पड़ता है। कुछ नहीं है, एक पेपर लाए मैं ऑथेंटिक करता हूं बोले तो ये ऑथेंटिक बोलने से ऑथेंटिक नहीं होगा। यू शुड अंडरस्टैंड। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष पर तीखा पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सत्र लोकतंत्र के उच्चतम मानकों का प्रतीक है, लेकिन राहुल गांधी का आचरण, भाषा और शैली ने राजनीति और संसदीय मर्यादा को निम्नतम स्तर पर ले जाने का काम किया है। देश के संसद का सत्र चल रहा है। संसद का सत्र लोकतंत्र में उच्चतम मानकों के प्रतीक के रूप में माना जाता था, परंतु आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के आचरण, भाषा और शैली उससे राजनीति और संसदीय मर्यादा को निकृष्टतम, निम्नतम स्तरों तक ले जाने का बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। उन्होंने एक बार फिर अपनी उसी चिरपरिचित कुंठाग्रस्त शैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या से ओतप्रोत होते हुए, आकंठ डूबे हुए, अनर्गल झूठे आरोपों का पीठ से कहने के बावजूद उन्होंने बारंबार उन्हीं बातों को रिपीट किया है। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि संसद में भाषा की एक मर्यादा होती है। अगर सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। आज जिस प्रकार का निंदनीय आचरण राहुल गांधी जी का निरंतर नजर आ रहा है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोबेल्स के जो लोग बैठे हुए होंगे कहीं, तो उन लोगों को भी सिहरन होती हुई होगी कि कितनी उग्रता के साथ कितनी झूठी चीजों को सदन के पटल पर कहा जा सकता है, मना करने के बावजूद। अब आप ये समझिए कि संसद में भाषा की एक मर्यादा होती है। हां, संघर्ष जब होता है तो फ्रेज यूज किया जाता है संसद से सड़क तक, मगर अगर सड़क छाप भाषा
और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। सर, राहुल गांधी आज फिर बोले तो तमाम ऐसी बातों कह रहे थे, फिर उस पर चेयर ने आपत्ति जताई। बेबुनियाद आरोप लगाना, बिना सबूत के लगाना राहुल गांधी का एक आदत बन गई है। वो गैर जिम्मेवार हमेशा होते हैं जब बोलते हैं। संसद का नियम 352, 353 क्लियर है कि आप जब भी कोई आरोप लगाएंगे तो आपको एक सब्सटैंटिव मोशन में उचित प्रक्रिया से उसको देना पड़ेगा, सबूत के साथ, और तब स्पीकर साहब फैसला करेंगे, तब आप करेंगे। अब किसी के खिलाफ कुछ बोल देंगे। राहुल गांधी, आप साफ साफ जान लें, नरेंद्र मोदी की अगुवाई का भारत दुनिया में किसी के आगे झुकता नहीं है। और अपने समय को याद करें, किस तरह से आपने शर्मल शेख किया था, किस तरह मुंबई में आतंकवाद का हमला हुआ था, आपने कुछ नहीं किया था। और आप ये भी याद करिए कि आपके रक्षा मंत्री एंथोनी साहब ने सदन में कहा था कि हम चीन को इरिटेट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम सरहद पर सड़कें नहीं बनाते हैं। ये आपका हाल है। हमें देशभक्ति और भारत भक्ति न सिखाइए। आज उनके पूरे भाषण में वही बात, बजट पर कुछ नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत है। समझते क्यों नहीं? वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बजट पर चर्चा करनी चाहिए थी, फिर वो आरोप लगाया जिस पर आप लोग आपत्ति उठा रहे हैं। राहुल गांधी को कौन समझाए? उनकी पार्टी वाले समझाते हैं उनको। वो समझते हैं क्या? कोई समझे तो समझाए, क्योंकि वो विपक्ष के नेता अपनी क्षमता से बने, प्रतिभा से बने, या किसी और कारण से बने, देश जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी समझाए, चूंकि वो समझते नहीं है और वो अनर्गल बात और अनर्गल टिप्पणी और ऐसे आरोप लगाते हैं जिसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष के रवैये पर बेहद नाराजगी जताई है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष एक्सपोज हो चुका है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से संसद भवन परिसर में विशेष बातचीत की। हाँ, यूपी के एक्स डिप्टी सीएम और राज्यसभा में बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं? अभी किरण रिजिजू जी ने कहा कि स्पीकर के कमरे में जाकर कांग्रेस के 20-25 सांसदों ने उनको बहुत ही अपमानित करने का काम किया। कैसे कांग्रेस अपना आचरण अगर नहीं सुधारती तो अभी जनता से भी वो 99 के फेर में थे, अब वो 9 के फेर में आ जाएंगे। आदरणीय ओम बिरला ऐसे सौम्य, सुशील, समर्पित, संविधान विज्ञ, मृदुभाषी लोकसभा अध्यक्ष जो सब में लोकप्रिय है, इन्हीं के सांसद जो दस्तखत किए होंगे, अकेले में पूछ लीजिएगा, कहेंगे बहुत गलत हुआ। अब मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो हारे थके हैं और लोकतंत्र को नहीं मानते। क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष के पास मुद्दे कहाँ है? मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हताश निराश लोग जो है वो कभी हल्ला मचा के भाग जाते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे नहीं होते, शोर मचाते हैं और कहीं क्लास सस्पेंड हो जाए, वैसे वो लोकसभा सस्पेंड कर रहे हैं। ये भारत की आत्मा है लोकसभा और ये संसद, और संसद से जनता की आवाज उठती है। उस आवाज को बाधित करने का काम स्पीड ब्रेकर बन के अगर विपक्ष करता है तो ये शर्मनाक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष बेवजह हंगामा खड़ा कर हाय तौबा मचाने की कोशिश कर रहा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कैमरामैन विक्की के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो सदन में आरोप लगाए थे उसको प्रमाणित करने के लिए पूरा सबूत जुटा कर आए थे, लेकिन आसन ने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, स्पीकर ने मना कर दिया। आप देखिए, आप कार्रवाई देखिए। सब चीजों की तैयारी के साथ राहुल जी आए थे। राहुल जी की बात का जवाब तर्कों के साथ देने का हिम्मत होनी चाहिए। तर्कों के साथ जवाब दें। राहुल जी ने सारी चीजों को तर्कों के साथ रखा है
और एक एक तर्क के ऊपर तर्कों के साथ अगर ये जवाब देंगे तब समझ में आएगा। आप इधर उधर की बात को घुमाने की कोशिश मत करें। योगी सरकार ने आज उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार लगातार 10वीं बार उत्तर प्रदेश विधान मंडल में विकास का बजट पेश आज किया। उन्होंने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में बजट को पेश किया। इस बार उन्होंने 9.12 लाख हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% ज्यादा है। इस बजट में योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। वहीं प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आंकलित की गई है। साल 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए से 2 गुना ज्यादा है। बजट में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए के दोगुने से अधिक। 10-25-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट विधानसभा में पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया गया है, जो राज्य के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है। बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कर चोरी और लीकेज को रोकने के लिए कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सफलता मिली है, जिससे यह अब सरप्लस स्टेट बन गया है। यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद कहा कि प्रदेश में स्टेट डेटा अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में डेटा संग्रहण, प्रबंधन और उपयोग को सुरक्षित और स्थिर बनाना है। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम यूपी के अंदर एक स्टेट डाटा अथॉरिटी का गठन करेंगे। स्टेट डाटा अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के अंदर रियल टाइम डाटा और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ उसके लिए भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, पेयजल प्रबंधन, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान दिया जाएगा, जिससे 30,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी
यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी। इसके साथ ही राजस्थान में राज सवेरा नाम से नशा विरोधी अभियान शुरू होगा, जिसमें नशे से ग्रस्त युवाओं के उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था होगी। सरकार ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर खोले जाएंगे और 30 करोड़ रुपए की लागत से नए टेक्नो हब स्थापित होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि विकसित राजस्थान एक्ट 2047 को साकार करने के लिए गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सेवा, समर्पण एवं सुशासन को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा किए गए ढांचागत सुधार व कौशल वित्तीय प्रबंधन के अर्थव्यवस्था को आकार देते हुए वित्त वर्ष 2026-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय भी 1.67 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर 2 लाख के पार पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हुई गोलीबारी की घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर अपने संदेश में लिखा कि कनाडा में हुई भयावह गोलीबारी से मैं अत्यंत स्तब्ध हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस दुख की घड़ी में भारत कनाडा के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को नया महापौर मिल गया है। भाजपा पार्षद रितु तावड़े मुंबई की महापौर चुनी गई हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के संजय घाड़ी उप महापौर बने हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका की विशेष आम सभा में तावड़े और घाड़ी दोनों निर्विरोध निर्वाचित हुए। बीएमसी मुख्यालय में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद सत्ताधारी और विपक्षी दलों के पार्षदों की नारेबाजी के बीच रितु तावड़े ने मुंबई की 78वीं महापौर के रूप में कार्यभार संभाला। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। उन्होंने नवनिर्वाचित महापौर और उप महापौर को बधाई दी है। गौरतलब है कि रितु तावड़े के महापौर बनने के साथ ही भाजपा ने 44 साल बाद एशिया के सबसे अमीर नगर निकाय में महापौर पद पर कब्जा जमाया है। पिछले महीने 227 वार्डों के लिए हुए चुनाव में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। फिलहाल मुंबई की सियासत में इसे एक बड़ा बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर लगा है। दरअसल आज अग्निमित्रा पॉल अपने विधानसभा क्षेत्र के न्यू एगरा इलाके में जनसंपर्क के लिए गई थी। इस दौरान तृणमूल समर्थकों ने भाजपा विधायक का विरोध करने के साथ साथ उन पर अभद्र टिप्पणियां की और भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। नौबत हाथापाई तक आ गई। आरोप है कि जब अग्निमित्रा पॉल ने हंगामा शांत कराने की कोशिश की तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। इस घटना को नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने लोकतंत्र पर हमला बताया है और आरोप लगाया है कि चुनावी हार के डर से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये लोग जाने वाला है 2-3 हफ्ते के भी अंदर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। अप्रैल के अंदर सरकार बनाना पड़ेगा, जनता उखाड़ फेंकेगा। दादा पहले काल रात भवानीपुर में अब देख लीजिए किस तरीके से ये लोग बीजेपी का झंडा को आग से लगाया। भवानीपुर में हारने का डर से ममता बनर्जी कर रहा है। देखिए बीजेपी का झंडा को आग लगा रहा है भवानीपुर में 2:30 AM। अरे भवानीपुर में ममता हारने वाली है। हर कैडर आर डूइंग दिस टाइप ऑफ अनएथिकल जॉब ड्यू टू हर फियर साइकोसिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री HD कुमारस्वामी के लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि कार्बन टेक्नोलॉजी भारत को अगली स्टील क्रांति की शक्ति प्रदान कर सकती है। उन्होंने नेट जीरो 2070 की दिशा में लक्ष्य
स्वदेशी निवेश और भारत के विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और एक विकसित भारत की ओर मार्गदर्शक कदम के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस लेख में एक महत्वपूर्ण चर्चा की है और जनता से इसे पढ़ने का आग्रह किया है ताकि वो भारत के भविष्य को स्थिर और वैश्विक स्थिति को मजबूत बनाने की दृष्टिकोण को समझ सके। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान असम दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत का पूरा खाका है, जिसके चलते 140 करोड़ भारतीय सपनों की नई उड़ान भरेंगे। ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों को नई उड़ान के लिए ऊंचा आकाश खोलने का काम करता है। भारत आसाम और नॉर्थ ईस्ट की प्रगति और विकास के नए द्वार खोलता है। मित्रों, ये बजट समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर प्रदेश और विशेषकर पूर्वोत्तर को सशक्त बनाने का ब्लूप्रिंट है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। हरियाणा के गैंगस्टर सुखबीर मोटा को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। CBI ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर अमेरिका से वांटेड सोमबीर मोटा को भारत डिपोर्ट करवाया है। 10 फरवरी को सोमबीर मोटा को भारत लाया गया, जहां हरियाणा पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया। सोमबीर मोटा हरियाणा में हत्या और अवैध हथियारों के इस्तेमाल के मामले में वांटेड था। उसके खिलाफ फरवरी 2025 में इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी किया गया था। CBI ने वॉशिंगटन स्थित एजेंसियों के साथ तालमेल कर उसे ट्रैक किया और भारत वापस लाने में सफलता पाई। गौरतलब है कि इंटरपोल चैनल्स के जरिए पिछले कुछ सालों में 150 से ज्यादा वांटेड अपराधियों को भारत लाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में पिछले महीने हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा है कि अब वो तय करे कि इस मामले में NIA द्वारा आगे की जांच जरूरी है या नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने NIA को अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में हाई कोर्ट को देने का निर्देश दिया है। NIA को इस रिपोर्ट में बताना होगा कि क्या इस मामले में UAPA कानून के तहत कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय बल तैनात करने और NIA जांच पर विचार करने की छूट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मामले की मेरिट पर कोई राय नहीं दे रहा है। हाईकोर्ट खुद
एनआईए की रिपोर्ट देखी और स्वतंत्र रूप से फैसला करे कि आगे क्या करना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका का निपटारा कर दिया है। सीधा आप देख लीजिए, बेलनगा इशू कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। सीमी पीएफआई ने कराया जो एंटी नेशनल फोर्स है। मैं एप्लीकेशन डाला था, कोर्ट ने बोला था इफ थिंक फिट सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैंड ओवर द केस टू इंटरफेयर एंड एनआईए शुड टेक द केस। एनआईए को केस डायरी नहीं दिया, केस का कॉपी नहीं दिया, तुरंत चला गया एसएलपी करके। किसका पक्ष में जा रहा है? जो राजमार्ग 2-3 दिन बंद करके रखा था, जो रेल मार्ग बंद करके रखा था, जो छोटा छोटा हिंदू दुकान के ऊपर बेलडंगा में लूटतराज का काम किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाई बाई कर दिया। उनका एसएलपी एक्सेप्ट नहीं किया, सीधा बोल दिया तुम जो बोलना है हाई कोर्ट में जाओ, वहां बात करो। मैं सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट करके रखा था, मेरी ओर से परमजीत पाटिल वाला कॉन्टेस्ट किया हुआ, यहाँ भी मैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बंगाल में एक बांग्लादेशी नागरिक की पहचान हुई। चुनाव आयोग ने उत्तर 24 परगना के हृदयपुर की इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के सूत्रों के अनुसार मंजू रानी साहा नामक एक बुजुर्ग महिला पर आरोप है कि वो मूल रूप से बांग्लादेश की नागरिक है। बांग्लादेश में उनका मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज होने के बाद सीईओ कार्यालय ने उत्तर 24 परगना के जिला अधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में बांग्लादेशी नागरिक की पहचान उत्तर 24 परगना के हृदयपुर की घटना, जैसा कि हमने आपको बताया, और महिला मूल रूप से बांग्लादेश की नागरिक है। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। राजस्थान के दौसा में NH-21 पर भीषण हादसा हो गया। राजस्थान के दौसा में आपको हम बता रहे हैं ये हादसा हुआ। कार, ट्रेलर, ट्रैक्टर में 6 लोगों की मौत हो गई। तो राजस्थान के दौसा नेशनल हाईवे 21 पर कार और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हो गई। कार वडोदरा से नोएडा की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में ट्रेलर से उसकी जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे हैं और बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले उन्होंने अपने एक संदेश में श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि राष्ट्र सेवा एवं समर्पण के प्रतीक भारतीय जनसंघ के संस्थापक और हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। साथ ही उन्होंने लिखा कि उनके एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा ने सेवा भाव को राजनीति की आत्मा के रूप में स्थापित किया है, जो राष्ट्र निर्माण के पथ पर सदैव दिशा और प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा मददगार होने वाला है। एआई में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। इसी उद्देश्य से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट के तमाम पक्षों और एआई की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, एआई इम्पैक्ट समिट भारत 2026। दुनिया के तमाम देश भारत की एआई ताकत का लोहा मान रहे हैं। सरकार की योजनाओं और मिशंस ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार को नई ऊंचाइयां दी हैं। फरवरी 2026 में होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट भारत को ग्लोबल एआई हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। देखिए ये रिपोर्ट। एआई की दुनिया में भारत की धमक। भारत बनेगा ग्लोबल एआई हब।
स्टार्टअप से लेकर सुपर कंप्यूटर्स तक, डिजिटल इंडिया से ग्लोबल इम्पैक्ट तक, भारत अब सिर्फ तकनीक अपना नहीं रहा बल्कि तकनीक का नेतृत्व भी कर रहा है। आज दुनिया एक नई क्रांति के दौर में है और वो है एआई की क्रांति। आने वाला भविष्य इसी पर टिका है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने एआई की दुनिया में कई कदम उठाए हैं, जिसकी बदौलत भारत एक उभरता हुआ वैश्विक एआई हब है। भारत में एआई बनाना और एआई को भारत के लिए कारगर बनाने के विजन से प्रेरित होकर कैबिनेट ने मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी, जिसका 5 वर्षों के लिए बजट 10,371.92 करोड़ है। यह मिशन भारत को एआई में वैश्विक हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इसके अलावा सरकार ने एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नए और उपयोगी एआई समाधान विकसित करते हैं। केंद्र सरकार की इन पहलों के दम पर भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्व की प्रतिस्पर्धी क्षमताओं के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। ये रैंकिंग वैश्विक एआई परिदृश्य में भारत के तेज विकास को दर्शाती है। वहीं भारत को विश्व स्तर पर एआई हब बनाने के लिए नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होने जा रहा है, जो किसी विकासशील देश में होने वाला पहला और दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन में दुनिया भर की अग्रणी हस्तियां, नीति निर्माता, प्रौद्योगिकी कंपनियां और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इस दौरान एआई से आर्थिक वृद्धि, नवाचार, समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। भारत का एआई इम्पैक्ट समिट एआई के अंतर्राष्ट्रीय मंचों से निकले परिणामों को आगे बढ़ाएगा। आज हम देख रहे हैं भारत एआई डेवलपमेंट और एडॉप्शन में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। भारत में एआई सेंटर्स ही एक्सेलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। देश के जाने माने संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप के द्वारा इन सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को गति मिल रही है। हमें हर फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भारत को बेस्ट इन वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल करना है। तो साफ है कि आज भारत सिर्फ तकनीक में भागीदार नहीं बल्कि एआई की दुनिया में नेतृत्व करता नजर आ रहा है। अपनी मजबूत नीतियों और नवाचारों के दम पर भारत एक सशक्त वैश्विक एआई हब के रूप में नई पहचान बना रहा है। भविष्य में एआई के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेंगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन